नमस्कार। बीए पाठ तृतीय प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक कविता के इतिहास के अंतर्गत आज हम समकालीन कविता का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आधुनिक कविता के इतिहास के अंतर्गत भारतेंदु युग से लेकर जितने कविताओं के चरण स्थापित हुए, उनमें समकालीन कविता का महत्व स्वयं सिद्ध है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वर्तमान में हम जिस कविता का अध्ययन कर रहे हैं वह भी समकालीन कविता का ही एक विकसित रूप कह सकते हैं। समकालीन कविता का अध्ययन करने से पहले हम समकालीन कविता के अर्थ और इसकी परिभाषा के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जब हम समकालीन कविता पर विचार करते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, जैसे कि समकालीन की शुरुआत कब से माने और समकालीन कविता नाम दिया गया तो यह अपने नाम के अनुरूप पहले की अपनी कविताओं से या अपने काव्य रूप से किस प्रकार से भिन्न है। इसकी जो रूप है वह अपनी पूर्ववर्ती कविता के रूप से किस प्रकार से भिन्न है। क्या हम ये मान सकते हैं कि समकालीन कविता है वह समकालीन जीवन के सही मर्म को पहचान पाती है, और इसकी रचना धर्मिता के संबंध में क्या ऐसी विशिष्ट बात है जिसे हम इसे ये विशिष्ट नाम दे रहे हैं। और जब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं तो हमें समकालीनता या समकालीन कविता में एक रूपता की जगह विविधता दिखाई देती है। हम कुछ बने बनाए खांचे में समकालीन कविता को फिट नहीं कर सकते। समकालीन कविता अपने में बहुत विविधतामयी है। समकालीन कविता के संदर्भ में एक बात और है कि समकालीन कविता को आधुनिकता के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि समकालीन कविता है ये वर्तमान जीवन की विसंगतियों और विकृतियों की परतें खोलकर उसका चित्रण करती है। तो कई बार समकालीनता और आधुनिकता को एक मान लिया जाता है, लेकिन समकालीनता और आधुनिकता में कुछ अंतर है जो स्पष्ट होना जरूरी है। आधुनिकता से समकालीनता संस्कार तो ग्रहण करती है, इसलिए समकालीनता को आंकने के लिए आधुनिकता शब्द उचित है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि समकालीनता ही आधुनिकता है। वह इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आधुनिकता से युक्त जो रचना है वह समकालीनता से युक्त होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि समकालीन रचना आधुनिक भावबोध रखती हो, क्योंकि आधुनिकता से अभिप्राय यह होता है कि वह निरंतर विकास को प्राप्त करे, उन्नति को प्राप्त करे, प्रगति को प्राप्त करे, जिसमें कुछ विकास की बात हो, जिसे हम आधुनिकता के नाम से चिन्हित करेंगे। लेकिन समकालीन होने का अभिप्राय आधुनिक होना नहीं है। समकालीन शब्द अंग्रेजी के कॉन्टेम्परेरी के समानार्थी शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है, और समकालीन जो कवि हैं वह अपने समय की विसंगति, विडंबना, विद्रूपता को पहचान कर उसका यथार्थ चित्रण करते हैं। वस्तुतः समकालीनता का जो स्रोत है वह अपने परिवेश की सच्चाइयों के भीतर से निकलता है। परिवेश के अंतर्गत जो संवेदनाएं, जो स्थितियां कवि को अनुभव होती है, उन्हीं का चित्रण वह अपनी कविता में करता है। जब हम समकालीन कविता का मूल्यगत स्वरूप देखने लगते हैं तो हमें पूर्ववर्ती कविता से बहुत सूक्ष्म एवं बारीक अंतर इसमें दिखाई देता है। समकालीन परिवेश में व्याप्त असंगति, शोषण, अन्याय, दमन को देखकर उसमें तीव्र असहमति और अस्वीकार्यता का भाव समकालीन कविता में दिखाई देता है। अपने समय की महत्वपूर्ण समस्याओं से उलझना, यह भी एक समकालीनता का अभिप्राय है। समकालीन कविता अपने समय की जीवंत समस्याओं को समझती है और उसमें सक्रिय हिस्सेदारी लेकर एक जागरूक कविता के रूप में उभरकर सामने आती है। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने समकालीन कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समकालीन कविता कहते ही हमारे समय के महत्वपूर्ण सरोकारों, सवालों से टकराती एक विशेष रूप
और गुण धर्म वाली कविता का चित्र सामने आ जाता है। समकालीन कविता चाहे प्रेम की हो या राजनीतिक स्थिति या मानवीय संकट की, इतना निश्चित है कि एक खास समय की संवेदना इसके चित्रण के ढंग को ही नहीं, अनुभव के रूप अथवा प्रकृति को भी प्रभावित करती है। परमानंद श्रीवास्तव जो बात कह रहे हैं उसमें जो सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात है वह है खास समय की संवेदना। समकालीन कविता जिस समय का वर्णन कर रही है उस समय की संवेदना, उस समय की स्थितियां, उस समय की विसंगतियां, विडंबनाएं, विद्रूपता, इनका चित्रण उस कविता में होगा। और उसकी चित्रण का एक जो ढंग है, उस संवेदना उसके चित्रण के ढंग को तो प्रभावित कर ही रही है, और इसके साथ साथ समय ने, उस खास समय ने अनुभव के रूप और अनुभव की जो प्रकृति है उसे भी प्रभावित करने का कार्य किया है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण समकालीन कविता में समकालीन समय है, एक खास समय है, उस समय की कविता, उस समय की संवेदना जो कविता के ढंग को भी प्रभावित कर रही है और कवि के अनुभव और उस अनुभव की प्रकृति को भी प्रभावित कर रही है। समकालीन कविता के काल निर्धारण, समय की दृष्टि से देखें तो कौन सी कविता है जिसे हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में समकालीन कविता के नाम से अभिहित करते हैं। मुख्य रूप से या सामान्यतः हम देखें तो 1960 के बाद की जो कविता है उसके साथ समकालीन शब्द जोड़ा जाता है। डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय के अनुसार भारतीय समाज ने इमरजेंसी के जिस समय को भोगा था, इमरजेंसी के जस्ट बाद वाली जो कविता है वह समकालीन कविता मानी जा सकती है। रामदरस मिश्र भी 1960 के आसपास की कविता को नई कविता से अलग देखते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि हमें विदित है कि समकालीन कविता से पहले का जो हिंदी कविता का इतिहास का जो चरण है वह नई कविता के नाम से जाना जाता है। तो रामदरस मिश्र मानते हैं कि 1960 के बाद नई कविता से कविता का जो रूप है वह परिवर्तित होता है, जिसे हम समकालीन कविता के नाम से जान सकते हैं। डॉक्टर राहुल साठोत्तरी कविता को समकालीन कविता कहने के पक्ष में हैं। नंद किशोर नवल भी 60 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लगभग 60 के बाद के समय की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह वह समय था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए लगभग 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और इन 13 वर्षों के पश्चात जो अनुभव समाज कर रहा है, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और जो उनके सपने थे, यहाँ के नागरिकों के, यहाँ के समाज के जो लोग थे, उनके सपने किस रूप में हकीकत में तब्दील हो रहे थे, या जो सपने हैं वह एक दिवा स्वप्न बनकर रह गए थे, जो पूर्ण होने की, जिसमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा या जिसमें पूर्ण होने की किसी भी प्रकार की स्थिति शेष नहीं रह गई थी, यह वह समय था। अब हम समकालीन कविता का विकास क्रम है वह देखेंगे। हमने इसका आरंभिक चरण देखा कि 1960 से इस कविता का प्रारंभ मान सकते हैं। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता परवर्ती युग में जो नई उम्मीद, नई आस्था का स्वर उभरा था, उसका पूर्ण चित्रण नई कविता आंदोलन में हुआ था। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद नई उम्मीद और आस्था के विपरीत स्थितियां बदलने लगी तो हिंदी कविता में भी आस्था का स्वर अनास्था का स्वर बनने लगा। इसके कारण छठे दशक की कविता में ही हम मोह भंग का स्वर उभर कर सामने आता है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। धुमिल ने अपनी कविता पटकथा में इस प्रकार लिखा है कि मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूँ। अब न तो कोई किसी का खाली पेट देखता है, न थरथराती हुई टांगे। सूर्यहीन कंधा देखता है, हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता है। तो समाज में ये जो मोह भंग की स्थिति आ रही थी, यह इस काल के कवियों ने, 1960 के बाद के दशक के कवियों ने अधिक वर्णित किया है। 1962 का चीनी आक्रमण, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और वर्तमान व्यवस्था के प्रति असंतोष जैसी स्थितियां मोह भंग को और प्रबल बना रही थी। 7वें दशक तक आते आते हिंदी कविता में समकालीन कविता के विविध आंदोलन, जैसे कि अकविता, सहज कविता, विचार कविता, भूखे पीढ़ी की कविता के रूप में अनेक रूप
समकालीन कविता के उभर कर सामने आते हैं। और नवें दशक की कविता अपने पूर्ववर्ती कवियों की कविताओं से एकदम भिन्न दिखाई देती है और अधिकांश कवि विचारधारा और दलगत राजनीति से मुक्त होकर अपनी कविताओं में आम आदमी की समस्याओं का चित्रण करने लगते हैं। तो समकालीन कविता का ये जो विकास क्रम है जो 60 से प्रारंभ होता है, उसके हम अलग अलग प्रकार के स्वर हम देख सकते हैं। 60 में इसका जो मुख्य स्वर था वह नास्ता का स्वर, मोहभंग का स्वर था और इसको बढ़ाने में तत्कालीन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और व्यवस्थाएं थी, उन्होंने बहुत, और चीनी आक्रमण ने बहुत अधिक प्रबल भूमिका अदा की। 7वें दशक में जब हम पहुंचते हैं तो 7वें दशक में आते आते हिंदी कविता में जो स्वर उभर कर आता है वह विरोधी स्वर उभर कर आता है, समाज के प्रति, राजनीति के प्रति। और यही कविता जब 8वें दशक में पहुंचती है तो इसमें वैचारिकता का जो रूप है वह अधिक दिखाई देता है। स्वच्छ वैचारिक धरातल देने का प्रयास इस समय की कविता को किया गया और इसलिए इस काल की कविता को विचार कविता के नाम से भी जाना जाता है। 8वें दशक की कविता है वो पूरी तरीके से मानवीय संदर्भों से जुड़ी हुई कविता थी। उसके पश्चात जो नवा दशक आता है, नवें दशक की कविता अपने समय की स्थिति को देखती है, संवेदनशीलता के साथ उनका वर्णन करती है। भारत अपनी संपूर्ण विभीषिकाएं, मतलब जितने भारत की समस्याएं हैं उनके साथ उभर कर सामने आता है। इस दौर की कविता में राजनीति के प्रति या विचारधारा के प्रति मुक्ति की जो कामना है वह इस काल के कवियों में अधिक दिखाई देती है। नवें दशक के जो महत्वपूर्ण कवि हैं राजेश जोशी, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, विष्णु खरे, ज्ञानेंद्र पति इत्यादि की कविताओं में आज की जो नवें दशक की जो भयावह और विद्रुप स्थितियां उनका चित्रण हम देख सकते हैं। उसके पश्चात 21वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में और वर्तमान समय में जो कविता लिखी जा रही है उसका जब अध्ययन किया जाए तो एक बात उभर कर सामने आती है। अब की जो कविता है वह जिस परिवेश में उभर कर सामने आ रही है उसका लोक जीवन के जो संघर्ष है, लोक जीवन की जो ईमानदारी है, उसकी भाव प्रवणता, उसकी भावुकता के साथ वर्णन हमें 21वीं सदी की कविता में दिखाई दे सकता है। आज की कविता में देश विदेश की चुनौतियां और इन चुनौतियों के साथ साथ स्वयं अपने मौलिक स्वरूप को उभार कर रखने की प्रवृत्ति भी 21वीं सदी की कविता में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने समकालीन कविता के विकास क्रम को संक्षेप में जानने का प्रयास किया कि 60 से लेकर 21वीं सदी के प्रारंभिक समय तक समकालीन कविता अपने किन किन स्तरों से गुजरकर आगे बढ़ रही है। समकालीन कविता के यदि अभिव्यक्ति पक्ष की या भाषा की बात की जाए तो उसमें भी बहुत अधिक बदलाव दिखाई देता है। कवि ने अपनी इच्छा के अनुसार भाषा व मुहावरों का निर्माण किया है, भाषा को लोकोन्मुख बनाया है। कवि ने अपने भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और स्वाभाविक सुलझे हुए रूप में की है, शब्दों और भाषा में किसी प्रकार का चमत्कार करने के पक्ष में नहीं है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो समकालीन कविता की भाषा और शिल्प सहज है। समकालीन व्यक्ति से जुड़ी हुई ये कविता सीधे सपाट शब्दों में अपनी बात कहने वाली है। ये अपने मन के हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों को किसी भी प्रकार की कृत्रिमता से ढकने की इन्होंने कोशिश नहीं की है। इस संबंध में धूमिल की ये जो कविता के जो अंश है हम पढ़ेंगे। छायावाद के कवि शब्दों को तोल कर रखते थे, प्रयोगवाद के कवि शब्दों को टटोल कर रखते थे, नई कविता के कवि शब्दों को गोल कर रखते थे, सन 60 के बाद के कवि शब्दों को खोल कर रखते हैं। जो बात कवि कहना चाहता है उससे सहज सीधे शब्दों में अभिव्यक्त करने की जो प्रवृत्ति है वह हम समकालीन कविता में देख सकते हैं। ये बात इनकी भाषा और यही बात इनके शिल्प के संबंध में भी कही जा सकती है। तो विद्यार्थियों, हमने आज के इस व्याख्यान में समकालीन कविता के परिभाषा, उसका प्रारंभिक चरण और उसके विकास के 21वीं सदी के उसके विकास तक के विभिन्न चरणों को पढ़ा। आगे की कक्षा में हम समकालीन कविता का वर्तमान जो स्वरूप है उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।